good morning, Jai Shri Ram. Today we are going to discuss a novel written by Daphne du Maurier. It is written in 1938. It is a Gothic novel, which means it is a mixture or a blend of romance and horror. Okay, so let's start. So in this video, we will discuss the main characters and the theme of this novel and its background and all the essential details about it. And the second video, we will discuss the summary. Okay, and then we will also discuss the question answers and all. So let's start. So the main character or the major character in this novel, Rebecca, are Maxim de Winter, who is the hero of this novel. Um, Mrs. Danver, who is the servant in that mansion where in the mansion of Maxim de Winter. Okay, Rebecca, who is the ex-wife of Maxim de Winter, and the narrator or the second Mrs. de Winter. So basically जो Maxim de Winter है ना, इन्होंने दो शादियाँ की हैं. इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनका डेथ हो चुका है, जिनका नाम था रेबिका. एंड उसके बाद उन्होंने एक 20s मतलब एक 20-21 साल की लड़की से शादी किया, जो है हमारी नैरेटर, जो ये स्टोरी हमें सुना रही है, जिनको जिनका पर्टिकुलरली नाम हमें नहीं बताया गया है पूरी स्टोरी में, लेकिन उन्हें हम कहेंगे द सेकंड मिसेस डे विंटर. ठीक है. और बहुत सारे माइनर कैरेक्टर्स भी है, जैसे फ्रैंक रोले, बीएट्रिस लैसी एंड ऑल दैट, बट इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है. हम लोग मेन मेन कैरेक्टर्स को देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नैरेटर जो हमें स्टोरी सुना रही है वो मैक्सिम डे विंटर की सेकंड वाइफ है. वो बहुत शाय है, इनएक्सपीरियंस्ड यंग है, मतलब वो बहुत यंग है बट वो इनएक्सपीरियंस है. उनका तो शादी पहले नहीं हुआ है तो उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और वो अपनी 20s में है, मतलब अभी यंग एज में है वो. उनका नाम इस स्टोरी में कहीं मेंशन नहीं किया गया है. वो शादी करती है मैक्सिम डी विंटर को आफ्टर अ शॉर्ट कोर्टशिप, मतलब लव अफेयर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चलता है और वो फिर वो तुरंत ही शादी कर लेती है. आई गेस 1 या फिर 2 वीक के बाद ही वो शादी कर लेती है उनसे. फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बहुत इनसिक्योर फील होता है. उनको लगता है कि क्या बोलते हैं, जो उनके हस्बैंड है वो उनसे प्यार नहीं करते हैं, और इसलिए वो उनसे दूर दूर रहते हैं. वो अपनी फर्स्ट वाइफ को अब तक भूल नहीं पाए, और उस घर में हर कोई रेबिका से उसको कंपेयर करता है. सो उसे हर टाइम इन्फेरियर फील होता है, और उसे लगता है कि किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है उस जगह पे. बट बाद में जैसे स्टोरी एंड की तरफ जाता है, हमें दिखाया जाता है कि उनका कैरेक्टर जो है बहुत स्ट्रांग होता है और कॉन्फिडेंट होने लगता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनके वाइफ के लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है, ना कि उनकी फर्स्ट वाइफ. उनको जो गलतफहमी रहता है कि वो अपने मतलब वो उनसे प्यार नहीं करते, वो अपनी फर्स्ट वाइफ रेबिका से प्यार करते हैं, वो सब चीज़ दिमाग से हट जाता है. ठीक है. एंड अवर सेकंड कैरेक्टर इज मैक्सिम दी विंटर. वो मैंडली करके एक मेंशन है, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर मेंशन है, उसके वो मालिक हैं. लेकिन वो जो मेंशन में हर चीज़ रेबिका के अकॉर्डिंग सजाया गया है, क्योंकि रेबिका जब उनसे शादी करती है तो उनका कंडीशन ही यही होता है कि वो मेंटली उनके हिसाब से रखेंगी, तब जाके वो उनसे शादी करेगी. वो डोमिनेंट नहीं होंगी किसी पे, मतलब वो अपने हिसाब से सब कुछ करेगी. वो डोमिनेंट होगी, वो उस पे कोई मतलब उन पे कोई अपना हक मतलब जता नहीं सकता. वो अपने हिसाब से रहेगी, वो कुछ भी करे उसमें मैक्सिम डी विंटर कुछ नहीं बोल सकते. ठीक है. तो जो मैक्सिम डी विंटर है वो बहुत अच्छे इंसान थे. वो क्वाइट रहते थे, शांत रहते थे, लोगों से दूरी रखते थे, और इमोशनली बिखरे हुए थे अपनी फर्स्ट वाइफ के डेथ के बाद. बट क्यों बिखरे हुए थे ये हमें बाद में पता चलेगा, जो कि एक सबसे बड़ा सस्पेंस है यहाँ पे. ठीक है. मैरिज द नाइटर बट शो लिटिल वार्मथ एट फर्स्ट, मेकिंग हर इनसिक्योर. जो मैक्सिम डी विंटर है वो नाइटर से शादी करते हैं, बट पहले पहले उनकी शादी में बहुत मतलब ऐसा लगता है कि वो उनसे प्यार नहीं करते, बस ऐसे ही शादी कर ली है. ठीक है. तो इस वजह से वो बहुत इनसिक्योर होती है. Confessed later that he hated Rebecca and had killed her after years of suffering under her cruelty. So उनकी वाइफ को पहले तो इनसिक्योरिटी होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो हस्बैंड है मैक्सिम डी विंटर वो उनसे प्यार नहीं करते, और वो अपनी फर्स्ट वाइफ के मेमोरी से अब तक निकल नहीं पाए. बट लास्ट में शॉकिंग जो सस्पेंस होता है वो यही होता है कि रेबिका को पता चलता है कि उनके पति ने ही अपनी फर्स्ट वाइफ को मारा है, और वो उनसे प्यार व्यार कुछ नहीं करते, और वो एक विक्टिम बन गए थे. उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा था उसकी वजह से, क्योंकि उनकी जो ये रेबिका थी ना, उसके अफेयर्स थे. वो इनको मॉक करती थी, इनका मजाक उड़ाती थी, और इनको बहुत इंसल्ट भी करती थी, कह सकते हैं एक तरह से. द अनदर मेन कैरेक्टर इज मिसेस डैनवर.
तो वो जो मेंडली मेंशन है ना, उनकी वो हाउसकीपर है या फिर वो नौकरानी है। रेबिका जब शादी करके आई थी ना, तो वो अपने साथ मिसेस डैनवर को लेके आई थी, इस वजह से वो उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। और उनके डेथ के बाद भी उस घर में, मतलब उस मेंशन में, मेंडली में, रेबिका का प्रेजेंस को वही जिंदा रखती थी। अब आप बोलेंगे कैसे रखती थी। सो वो उनके रूम को ऐसे सजाती थी जैसे कि वो अभी भी रेबिका उस रूम में रहती हो। उनके लिए नाइट क्लॉथ से लेके हर चीज़ परफेक्ट टाइम में, मतलब अगर वो सुबह है तो उनके लिए सुबह क्लॉथ्स जाके रखती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, उनके रूम में हमेशा रहा करती थी। और वो क्या बोलते, जो उनकी सेकंड वाइफ थी, जो हमारी नैरेटर है, उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि वो उन्हें थ्रेट देती थी कि तुम क्या बोलते हैं, सुसाइड कर लो, इस टाइप का। और वो उनको हर टाइम, मतलब हर टाइम रेबिका से कंपेयर करती थी, जिससे उन्हें इनसिक्योर फील होता था। यहाँ तक कि जब कॉस्ट्यूम बॉल हुआ था, वहाँ पे वो उन्हें एक ऐसा ड्रेस पहनाई थी जो कि मतलब जैसे रेबिका ने उसके अगले साल पहना था कॉस्ट्यूम बॉल में, जिससे कि उनका इंसल्ट हो। और मैक्सिम डैनवर को, मतलब मैक्सिम डिविंटर को ये चीज़ पसंद ना आया और वो गुस्सा करे उन पे, और जो हुआ भी। वो रेबिका की पर्सनल मेट थी। और वो क्या बोलते हैं, हाँ, was Revika's personal mate and is obsessively loyal to her memory, और वो उसकी मेमोरी के लिए बहुत लॉयल थी, मतलब अभी भी उसे लगता था कि रेविका उनके साथ ही रहती है। Resents the new Mrs. De Winter and tried to make her feel unworthy, और वो बार बार उन्हें कंपेयर करती थी और उन्हें ऐसा फील करवाती थी कि वो अनवर्दी है। Likely sets Mandely on fire in the end, और लास्ट में उन्होंने मैंडली को आग में रख दिया, मतलब बेसिकली मैंडली को जला दिया। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो मेंडली था वो रेबिका की मेमोरी से और रेबिका से बना था। तो जब रेबिका नहीं है तो मेंडली एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब मेंडली का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। तो लास्ट तक जब तक उनका बॉडी डिस्कवर नहीं हुआ था, तब तक वो मेंडली में रहती थी खुद भी और सब कुछ ठीक भी रखती थी। बट जब बॉडी डिस्कवर हो गया, उन्होंने खुद ही मेंडली को जला दिया। अब पढ़ेंगे हम रेबिका के बारे में, जिनके नाम पे ये नोबेल है। ये है मैक्सिम की फर्स्ट वाइफ है। डेथ बिफोर द नोबेल बिगिंस, इनका डेथ नोबेल स्टार्ट होने से पहले से ही हो चुका था। उनको ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड परफेक्ट सोसाइटी कहा गया है, क्योंकि वो सब लोग उन्हें कंपेयर कर रहे थे। जो सेकंड वाइफ थी ना, नैरेटर, उनसे सबको ही रेबिका को कंपेयर करके बोल रहे थे कि रेबिका बहुत अच्छी है और ये उस लायक नहीं है, और उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट थी। बट रियलिटी में वो बहुत क्रूएल थी, मैनिपुलेटिव थी एंड अनफेथफुल थी, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता था, एक्सेप्ट जो मैक्सिम है उसकी सिस्टर, वो जानती थी। उसके अलावा शायद ही कोई जानता था उनके बारे में। इवन इन डेथ सी डोमिनेट्स मेंटली एंड हॉन्ट द नेटर थॉट्स। इवन कि उनके डेथ के बाद भी वो अपना, मतलब उनका जो, वो जैसे सब कुछ, क्योंकि देखो मेंडली उन्होंने बनाया था तो उसमें हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग था। तो उनके डेथ के बाद भी ऐसा लगता था कि वो उस मेंडली पे डोमिनेट करते हैं, मतलब अभी भी उस मेंडली में है और उनके हिसाब से सब चल रहा है। तो इनके जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट है फ्रैंक क्रॉले। ये जो है उनके लॉयल एस्टेट का मैनेजर था। ये बहुत काइंड ऑफ सपोर्टिव था मिसेस डी विंटर के लिए, मतलब जो नैरेटर थी, अ, उनके लिए वो बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन इनको भी जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि नहीं, रेबिका बहुत सुंदर थी। मीन्स रेबिका इतनी सुंदर थी कि हर आदमी का उसके ऊपर क्रश था। उसके बाद आती है जो मिसेस डी विंटर है, मिस्टर डी विंटर, उनकी बहन बीएट्रिस लैसी, जो मैक्सिम की वो शार्प अनस्पोकन सिस्टर हु लाइक्स द न्यू मिसेस डी विंटर। शी नोज रेबिका ट्रू एंड विक नेचर। बेसिकली ये शार्प है और ये जो बात मुंह पे होता है वो बोल देती है, ठीक है। और ये मिसेस डी विंटर को, जो नई वाली आई है, जो हमारी नाइटर है, उनको ये बहुत पसंद करती है, क्योंकि वो जानती है रेबिका का ट्रू नेचर, वो कैसी औरत थी, सिर्फ यही जानती थी उनको। उसके बाद आते हैं गिलेस लेसी। बेसिकली ये जो रेबिका के हस्बैंड है, सॉरी, ये बेट्रिस के हस्बैंड है, जिनका हम बात किए, बेट्रिस लेसी। ये उनके वीक, मतलब छल कपट टाइप हस्बैंड है। और ये रेबिका से, मतलब इनको भी अट्रैक्शन था। ये और एक आदमी है जिसे रेबिका ने सिड्यूस किया था, मतलब अपने जाल में फंसाया था, कह सकते हैं, मतलब वो भी उस पे मोहित थे, जो किलेस लेसी है वो, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीथ। जो फ्रीथ है, ये बेसिकली जो मैंडली के बटलर है। उसके बाद आता है रॉबर्ट, ये यंग फुटमैन है। मिसेस वैन हॉपर,
The narrator employer at the start. Uh, pushy, showbiz, right? अमेरिकन ओमन, सो बेसिकली एक अमेरिकन ओमन है जो कि नेटर की एक एम्प्लॉयर थी फर्स्ट में, स्टार्टिंग जब वो आए थे मैंडल में तभी उनकी एक एम्प्लॉयर थी शायद। नो, सॉरी सॉरी, जो मिसेस वैन हॉपर थे इनके यहाँ नैरेटर काम करती थी। जब उनका वो मिस्टर डी, मतलब जब वो अपने हस्बैंड से फर्स्ट टाइम मिली ना, जब उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ मैक्सिम डी विंटर से, उस टाइम वो मिसेस वैन हॉपर के यहाँ काम करती थी। क्लैरिश, ये नाइटर की मेड है जो कि उसे हेल्प करती है कॉस्ट्यूम बॉल में रेडी होने के लिए। जैक फेवल, ये रेबिका का कज़न है और लवर है। ये बहुत ही डिसऑनेस्ट है, इमोरल है, और यहाँ तक कि जब उसे पता चला मतलब रेबिका के डेथ के बारे में, तो वो यहाँ तक कि जो मैक्सिम डी विंटर है उसको ब्लैकमेल करने लगा कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगा तो ये सब बात वो जाके ऑफिसर को बता देगा जो इस केस के चार्ज में है, ठीक है। उसके बाद आती है ग्रैन, जो कि मैक्सिम की ग्रैंड मदर है। उसको अभी भी लगता है कि रेबिका जो है वो जिंदा है। उसके बाद आता है कोलोनल जूलियन। जो कोलोनल जूलियन है ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं रेबिका के डेथ के ऊपर, ठीक है। इनको सस्पेक्ट होता है, ये सस्पेक्ट करते हैं कि इस सब में शायद मिस्टर मैक्सिम डी विंटर का हाथ है, बट वो उन्हें हेल्प करते हैं और उनसे चार्ज हटाने के लिए वो क्या करते हैं, केस को मिसगाइड करते हैं, ठीक है। डॉक्टर बेकर, सो ये जो डॉक्टर बेकर है ये वो डॉक्टर है जो लास्ट में रिवील करती है कि जो रेबिका है उसको कैंसर है और वो कभी माँ नहीं बन सकती, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरी ये होता है कि रेबिका जो मैक्सिम डी विंटर है उसको चिढ़ाती है, बोलते है कि मैं जैक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जैक कौन बोलो तो, जो रेबिका कज़न है और उसका लवर है, वो बोलती है मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और तो फिर मैक्सिम बोलता है ठीक है मैं सबको बता दूंगा, मैं अपनी डिवोर्स ले लूँगा। तो फिर रेबिका बोलती है कैसे तुम मुझसे डिवोर्स लोगे, बता, कि सबको तो लगता है हम बहुत अच्छे कपल हैं, तुम अगर ऐसा कोई एलिगेशन लगाओगे भी तो कोई मानेगा नहीं, ऐसे करके वो उसे ये करती है, प्रोवोक करती है, जिस वजह से जो मैक्सिम डी विंटर है वो उसे शूट कर देता है, मार देता है। सो बाद में पूरा लास्ट की स्टोरी में ये पता चलता है जब डॉक्टर क्या बोलता है बेकर, जब ये बताती है, सॉरी, जब डॉक्टर बेकर रिवील करता है वो एक लड़का है कि जो रेबिका है उसको कैंसर है और इसी वजह से उसने अपने पति को टीज किया था कि वो उसे मार दे, क्योंकि वो कैंसर से मरना नहीं चाहती थी और वो कभी माँ नहीं बन सकती थी लाइफ में, ठीक है। और ये आप देख सकती हो ये फैमिली ट्री और रिलेशनशिप, रेबिका का किसके साथ क्या रिलेशनशिप रहा है उसके बारे में है, कि ये स्टोरी जो नैरेटर वो बता रही है, मतलब जो सेकंड मिसेस डी विंटर है वो 20 साल पहले वो मैंडली जल चुका है, वो छोड़ के आ चुकी है, ठीक है। अब वो एक होटल में ये सब सोच रही होती है, फिर वो अपना स्टोरी सुनाना शुरू करती है जिसमें कि उनके पति के रिलेटिव्स होते हैं, वो मैंडली हाउस होता है और रेबिका के बारे में। बहुत दिन बाद मैं वीडियो कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। सो पढ़ते हैं अब रेबिका के बारे में, ठीक है। बेसिकली हम इस स्टोरी के बारे में थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। जो रेबिका है, रेबिका इज एन गोथिक नोवेल रिटन इन 1938 बाय द इंग्लिश ऑथर डेफिन डू मॉरिए। It tells the story of an young, unnamed woman who quickly marries a rich widower. ओके, तो फर्स्ट लाइन ये है कि रेबिका जो गोथिक नोवेल है, जैसे हमने कहा था, गोथिक नोवेल का मतलब होता है जो ब्लेंड होता है, मतलब जिसमें मिक्सचर होता है रोमांस और हॉरर का। इसमें रेबिका में हमें रोमांस भी देखने को मिल रहा है और साथ में हॉरर भी देखने को मिल रहा है, सो इसलिए गोथिक नोवेल है। सो हम गोथिक नोवेल के बारे में अच्छे से एक आंसर पढ़ेंगे, बट इसके बाद वीडियो में वो आएगा, तो हम पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक यंग अननेम नैरेटर एक वुमेन की बात कर रहा है जो एक रिच विडोवर, मतलब एक ऐसे आदमी जिसकी शादी हो चुकी है, उनके पत्नी मर चुकी है, उनसे वो शादी करता है, जिनका नाम होता है मैक्सिम डी विंटर। आफ्टर देयर मैरिज शी डिस्कवर्ड दैट बोथ मैक्सिम एंड हिज हाउस मेंडली आर स्टिल ओवरशैडोड बाय द मेमोरी ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ रेबिका हु इज नाउ डेड। सो शादी के बाद वो डिस्कवर करती है कि जो मैक्सिम और उसका जो हाउस है मेंडली मीन्स मेंशन है, वो अभी भी उनके वाइफ के कंट्रोल में है, यानी हर जगह उनके वाइफ की मेमोरीज हैं और उनके पति भी उन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि जो मेरे पति है वो भी अभी भी अपने वाइफ की मेमोरीज में है, वो मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
Mendeley still overshadowed by the memory of his first wife Rebecca, who is now dead, जिनका मृत्यु हो चुका है। ये जो बुक है इसको बहुत ह्यूज सक्सेस मिला था और इसको मतलब ये कंटिन्यूसली प्रिंट होता ही जा रहा था। 1938 से 1965 तक इसके 2.8 मिलियन कॉपी बिके हैं। ठीक है, ये वाला जो वर्क है बहुत फेमस हुआ था, यहाँ तक कि इसको बहुत सारे फिल्म्स और थिएटर्स में एडप्ट किया गया था। मतलब उस स्टोरी पे बहुत सारे फिल्म्स बने थे और बहुत सारे थिएटर्स ने भी उसको लेके उस पर ड्रामा क्रिएट किया था। जो मोस्ट फेमस वर्जन है उसमें से एक है एल्फ्रेड हिचकॉक 1940 फिल्म रेबिका, जिसको ऑस्कर के लिए भी मतलब ऑस्कर मिला था इसके बेस्ट पिक्चर के लिए। ठीक है, विच ओन द ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर। अ न्यूअर वर्जन वॉज मेड, और उसका एक न्यू वर्जन 2020 में बनाया गया है नेटफ्लिक्स का है, जो जिसको डायरेक्ट किया है बेन व्हिटले ने। ओके, द बुक वॉज अ ह्यूज सक्सेस एंड हैज नेवर गॉन आउट ऑफ प्रिंट between 1938 and 1965. It sold about 2.8 million copies. It has been adapted many times for theatre, film, and musicals. The most famous version is Alfred Hitchcock 1940 film Rebecca, which won the Oscar for Best Picture. A newer version was made in 2020 by Netflix, directing by Ben Wheatley. तो इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो डिटेल समरी के ऊपर आएगा, डिटेल समरी, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे जो रेबिका पोएम है इसको। ठीक है, और उसके बाद वाला वीडियो आएगा क्वेश्चन आंसर्स पे। सो स्टे ट्यून और देखते रहिए, तब तक ध्यान रखिए, टाटा।